जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ है और आज मैथ में भी शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम सभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए हैं। आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बहुपद। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको गौर से पढ़िएगा, ठीक है। और हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन फिक्स करके पूछ ही देता है और यहाँ से पढ़ करके एक क्वेश्चन फिक्स से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो साथियों, हम बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर बहुपद है क्या, बहुपद किससे कहेंगे। अब बहुपद का लाने के लिए कुछ न कुछ रूल नियम भी होना चाहिए। अब अंधेरे किसी को थोड़े बहुपद कह देंगे। अगर मान लो कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का कुछ न कुछ उसके पास गुण होना चाहिए। क्या गुण है कि वो डॉक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में चलिए, हमको बहुपद के बारे में पढ़ना है हमको कि बहुपद किससे कहेंगे, ठीक है। बहुपद के बनने लायक यानी बहुपद कहलाने लायक क्या क्या शर्तें उसके होनी चाहिए, ठीक है। तो साथियों चलिए पढ़ेंगे हम लोग बहुपद। और बहुपद जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे बीजीय व्यंजक। आखिर बीजीय व्यंजक है क्या ना, बीजीय व्यंजक कहते किसको है साथियों, बीजीय व्यंजक ना। और देखिए सबसे पहले बहुपद के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दें कि बहुपद कहने का मतलब एक से अधिक पद। अरे एक से अधिक पद वो भी होना चाहिए, चर और अचर राशि का सम्मिलित होना चाहिए। चर और अचर राशि क्या है साहब, तो चर और अचर राशि कहने का मतलब, चर कहने का मतलब ए से लेकर के जेड तक जितने लेटर होंगे, जितने अक्षर होंगे वो सब चर राशि में गिनती होंगे। कुछ भी हो, ए बी सी डी के एल एम एन ओ पी की बात जब हम लोग लेते हैं ना मैथ में, वो सब क्या है, चर राशि है। और अचर राशि कोई संख्या होना चाहिए, जैसे 2, 5, 7, 8, √2, √5, √100, मतलब सब क्या होना चाहिए, सब क्या है, अचर राशि है। यहाँ तक तो मुझे क्लियर है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक है क्या। कहते हैं कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के, कुछ निश्चित तथा अचर राशियों के योग यानी जोड़, घटाव ना, ठीक है, गुना या भाग यानी तथा भाग के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहेंगे। एक बार फिर से, कुछ चर तथा अचर राशियों के, ठीक है, जोड़, घटा, गुना, भाग के मिलने से यानी सबको मिला करके बनने से जो पद बना ना, उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फिर से तो बता दीजिए साथियों। फिर से बताना क्या है, एग्जाम्पल लेकर के हम लोग पढ़ लेंगे। उससे में क्या जाता है, हम क्या बोले, कुछ चर तथा अचर राशियों के योग कहने का मतलब मान एगो चर एगो अचर होना चाहिए। तो देखिए तो एगो चर हुआ अचर राशि, दोनों के योग से मिला पद, ये क्या कहला जाएगा, ये बीजीय व्यंजक कहला जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चर अचर राशि दोनों के योग से मिलकर के जो पद बना बीजीय व्यंजक कहलाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर और तो ले लीजिए, अंतरों तो ले लीजिए, x - 2। देखिए तो चर तथा अचर राशि का अंतर ले न लिए, ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, ठीक है। तो पद क्या है, जो पद बना तो बीजीय के व्यंजक ने कहलाएगा, जो पद बन गया से। चलिए एक पद हो गया, यानी चलिए एक पद मेरे से 2 पद हुआ, ठीक है। जो पद बना, ये नहीं कहा कि एक पद बना कि 2 पद के 3 पद, जो पद बना उसी को व्यंजक कहेंगे। जैसे 3x, देखिए तो 3x क्या है, चर और अचर के गुणन है, केले गुणन है, गुना है ना इस जगह। तो क्या है, 3x क्या है, पद बना, पदे को तो क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। और तो ले लीजिए, चलिए ना, 1/2, ठीक है। देखिए तो 1/2 जब लिए, भाग हुआ ना चर और अचर का, तो क्या है, पद बना। इसी पद को तो हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। यहाँ तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए ना। चलिए हम क्या बोले, किसी निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग के मिलने से बने पद को क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा एग्जाम्पल भी ले लिए हैं, ठीक है। चलिए अब साथियों, बीजीय व्यंजक के बाद आगे चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, बहुपद पर। आखिर बहुपद कहलाने के योग्य कुछ तो होना चाहिए, कहलाने के लिए कुछ नियम शर्त भी तो होना चाहिए। थोड़ा उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक जो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक यानी इसी का ऐसे बीजीय व्यंजक, इसमें चर राशि का घातांक जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर कभी नहीं होना चाहिए, वो बट्टा में चला जाएगा फिर, ठीक है। वो बहुपद कहलाने योग्य नहीं है ना। चलिए पर वही तो नहीं, आओ तो आगे पढ़ लीजिए और क्या क्या जरूरत है। चलिए, धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो,
पद एकदम फिक्स होना चाहिए, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, ठीक है, 1 पद, माने पदों की संख्या फिक्स होनी चाहिए। चलिए, और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या कहने का मतलब 2, 3, 5, 7, 8, 9, ठीक है, √5, √7, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। क्या वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या के बारे में पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और काल्पनिक संख्या थोड़ा सा बता दें कि काल्पनिक संख्या जैसे √-5 लेंगे, √-6 लेंगे, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक से अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे की क्लास में हमको पढ़ना है, ठीक है, जब मैट्रिक पास कर जाएंगे तब ना। चलिए, हम क्या बोले कि चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, यानी कहने का मतलब x²। देखिए तो धनात्मक पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ? x⁻2 हुआ, ठीक है। चलिए, 3x² + 5, देखिए तो चर राशि का क्या है? घातांक है कि नहीं प्लस में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या निश्चित हो, देखिए पद फिक्स है, 1 और 2 पद हुआ ना, ये 1 पद का है, ये 2 पद का है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पदों की संख्या निश्चित हो। अच्छा, एगो ले लेंगे x² + 5 प्लस ... बताइए पदों की संख्या फिक्स है इसमें? क्या इसको बहुपद कहलाने योग्य है? नहीं है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, पद से फिक्स नहीं है। अब क्या बोला कि राशि का यानी प्रत्येक चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या कहने का मतलब 3x² + 5x + 6। देखिए तो x² का गुणांक कौन है? 3 है। x का गुणांक कौन है? 5 है। ये पिछले ही कक्षा में हम लोग पढ़ लिए हैं, सब 7 में, 8 में, सब 6 में सब दिया हुआ है चर राशि का गुणांक लिखने के लिए ना। तो देखिए तो x² का गुणांक कौन है? 3 है। x का गुणांक कौन है? 5 है, ठीक है। ये सब क्या है? चर राशि का गुणांक है। ये वास्तविक, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। 3 और 5 क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ 1 से लिया है, यहाँ 2 लिया, कोई जरूरी नहीं कि 1 से 2 होगा, ठीक है, कुछ भी संख्या हम लोग ले सकते हैं चारों अचर में, ठीक है। चलिए, तो बहुपद पाने के 3 गो शर्त है ना, कौन कौन? कौची? ऐसे भी व्यंजक जिसमें चर राशि के घातांक क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पहला शर्त होना चाहिए। चलिए, दूसरा का शर्त क्या होना चाहिए सर? पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, यानी पद फिक्स, 1 पद है तो 1 पद, 2 पद है तो 2 पद, 3 पद है तो 3 पद, तथा प्रत्येक पद में राशि का गुणांक क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। प्रत्येक चर राशि में कुछ न कुछ गुणांक होना चाहिए। अब 1 है तो 1 ही गुणांक होना, 2 तो 2 गुणांक होना चाहिए, 3 तो 3 गुणांक, लेकिन वास्तविक संख्या ये न कि ले लीजिएगा यहाँ से -5, चलिए ना, -5 + x + 2, क्या ये वास्तविक संख्या है? -5 √5 नहीं है। ये सब उदाहरण नहीं लेना है। कहने का मतलब अगर ये चल जाएगा √5x + 6 अगर लेंगे, देखिए ये वास्तविक संख्या है, ये चलेगा हमको। लेकिन अगर माइनस में कर देंगे तो कुछ अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए, ये सब काल्पनिक संख्या है वो सब, ठीक है। माइनस अगर कर देंगे तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे भाई को तो समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे उदाहरण ले करके। चलिए, बहुपद के कुछ उदाहरण लिए हैं, ठीक है। और बहुपद में इसमें आपको पहचानना है कौन बहुपद है कि नहीं है। हम क्या बोले? बहुपद को, ठीक है, पहचानने के 3 शर्त जरूरी होना चाहिए। कौन सी कि देखिए, पहल का कि चर राशि का घातांक धनात्मक होना चाहिए प्लस में, और दूसरा का क्या बताए थे कि उसका पदों की संख्या फिक्स होना चाहिए, और तीसरा का क्या बताए थे कि चर राशि का, ठीक है, गुणांक की वास्तविक संख्या होना चाहिए। 3 शर्त बताए थे ना, तीनों होगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए, उदाहरण लिए हैं, देखिए तो ये बहुपद है x², देखिए धनात्मक पूर्णांक है, पावर जो है प्लस में है। हाँ, एक पहला बात तो शर्त कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का पदों की संख्या फिक्स होना चाहिए, 1, 2, 3 पद है, यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा का पद है, और क्या कि चर राशि का गुणांक जो है एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए तो वास्तविक संख्या 6 है, ये बहुपद कहलाने योग्य है ना। चलिए, अब दूसरा का हम चलते हैं। अब एकरा में कि धनात्मक यानी चर के घात जो है पावर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तो है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक है। अब यहाँ की बात है कि गुना पदों की संख्या फिक्स होना चाहिए, पदों की भी संख्या फिक्स होना चाहिए, ये भी ठीक है। तीसरा का बात कि उसका जो पदों की संख्या धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देखिए, पावर देखिए कभी माइनस में होना चाहिए। अगर 1/x को अगर लिखेंगे, देखिए तो 1 का पावर माइनस में चला जाएगा। कभी अगर 1/x करेंगे, देखिए तो माइनस में चला जाएगा। इसका तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका नहीं ना है। किसी भी संख्या को अगर -2 के पावर अगर -1 लेते हैं, 1/2 हो जाता है, तो पावर क्या है? माइनस में है।
तो क्या ये कहलाने योग्य है बहुपद? ये कहलाने योग्य नहीं है, क्या कि इसका पावर जो होता है x का माइनस में 1 चला जाएगा, इसका पावर नहीं है, निगेटिव ना आ जाएगा। हो कभी होगा, कभी नहीं होगा ना। चलिए अगर आप ले लेते हैं जैसे 3 के पावर 2/5 ले लेंगे, 3 के पावर -4/1/4 ले लेंगे, ये सब बहुपद कहलाने योग्य है? नहीं, बहुपद कहलाने योग्य है, ये बहुपद नहीं है, क्या कि इसका पावर जो है माइनस में चला जाएगा। इसका तो पॉजिटिव है, पद भी दुगो है, पद दुगो है, फिक्स है ना। तो पूर्णांक का जो है चर से गुणांक भी होना चाहिए, तो गुणांक किसका 1 है यहाँ, ये भी चलेगा। लेकिन इसका पावर, इसका तो प्लस में है धनात्मक पूर्णांक जैसे थी पावर, लेकिन इसका है पावर प्लस में नहीं है, माइनस में है। तभी ना हम x के पावर -1 लिखिएगा तो 1/x हो जाएगा। देखिए तो इसका माइनस में ना है, ये होगा कभी? कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक देखिए तो पावर प्लस में है, ये है, पदों की संख्या फिक्स है कि 3 गो है, गुणांक भी फिक्स है कि 2 गो है, 2 गो है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुपद कहलाने योग्य है। हम क्या बोले, बट्टा वाला देखिए तो है ना, ये भी नहीं होगा बहुपद, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए बहुपद कहलाने योग्य है? नहीं है, सबका है नहीं है। देखिए हम क्या बोले, 3 चीज जरूरी था, क्या? पदों की संख्या फिक्स होना चाहिए, घात प्लस में होना चाहिए, और क्या कि गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। घात प्लस में तो है, ठीक है, गुणांक भी वास्तविक संख्या है, ये भी ठीक है। पद देखिए तो पद अनंत है, पद का फिक्स है? नहीं है, ये बहुपद कहलाने योग्य नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, थोड़ा इसको क्वेश्चन ले लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। चलिए साथियों, जानते हैं बहुपद को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन? ऐसे एक घात के अनुसार और एक पद के अनुसार ना। सर घात के अनुसार कैसे होंगे और पद के अनुसार कैसे होंगे? आखिर बहुपद तो सभी हैं, लेकिन एक पद के अनुसार, घात के अनुसार कैसे होंगे? एक चीज याद रखिएगा, देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिस बहुपद का घात जाने, बहुपद में घात जो है 1 होना चाहिए, जैसे x + 1, लेकिन घात इसका 1 है कि नहीं है, ये क्या होगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलीनॉमियल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 2x + 5, देखो तो इसका अधिकतम घात कितना है? 1 ही है, क्या हैगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, यानी 1 घात वाला कहलाएगा ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और द्विघात, द्विघात में जानते हैं 2 घात रहेगा, जैसे 2x² + 5 ले लेते हैं, ठीक है, 3x² + 5 ले लेते हैं। ये सब क्या है? 2 घात वाला है। देखिए तो 2 घात वाला बहुपद है कि नहीं बहुपद है? कह देंगे कि कितने घात वाला बहुपद है? 2 घात वाला बहुपद, ठीक है। ये कितने घात वाला बहुपद है? 1 घात वाला बहुपद है। कि अधिकतम कितना घात है? ये 1 ही घात है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलिए अब ये तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात कहने का मतलब अधिकतम 3 घात होना चाहिए, जैसे 3x³ + 4x + 5 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अधिकतम घात कितना है? 3 है, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या है? एक घात के अनुसार कौन कितने प्रकार कैटेगरीज में होंगे? कितने प्रकार के? 3 गए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, यानी लीनियर पॉलीनॉमियल, क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीनॉमियल, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया घात के अनुसार। सर पद के अनुसार कौन कौन हो गए? देखिए साथियों, एक पद कहने मतलब जिस एक ही पद का होगा, जैसे x², एक पद हो गया, 2x², एक ही पद है ना। अब सर 2 पद वाला कौन होगा? वो तो देखिए x + 2, ये 2 पद वाला हो गया। अब कौन जगह? x² + 5 भी 2 पद वाला है। अब x की जगह पर y, x की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, 2 की जगह पे कुछ ले सकते हैं, संख्या की जगह पर। अब त्रिपद, त्रिपद कहने का मतलब 3 गो पद होना चाहिए, जैसे 2x² + 2x + 6। देखिए तो 3 पद हो के ना, 1 पद, 2 पद, 3 पद। बहुपद में को 2 भागों में बांट सकते हैं, किस किस पद में? एक घात के अनुसार और एक पद के अनुसार, ठीक है। तो घात के अनुसार भी 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसका 1 घात रैखिक बहुपद, 2 घात द्विघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात 3 त्रिघात। चलिए अब पद के अनुसार भी 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? एक पद यानी एक ही पद होना चाहिए, x², इसको ले सकते हैं √2x², ठीक है, +5, यानी एक से ना 2x, √2x, देखिए तो एक ही पद हुआ, ठीक है। एक पद और द्विपद यानी 2 पद होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो 1 पद और 2 पद, ठीक है। और त्रिपद यानी 3 पद, 1 2 3 पद। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलेंगे फिर।
चलिए आगे चलेंगे अब 2.1 में, ठीक है। अब पीछे हम लोग बहुपद क्या है, बहुपद बीजीय व्यंजक क्या है, सब इसके बारे में चर्चा कर लिए। बहुपद को कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं ये तो पढ़ लिए। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हुए पढ़ना है 2.1, और 2.1 पढ़ना को जानते हैं, शून्य ज्ञात करना है, किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, और पढ़ना हमको ग्राफी विधि द्वारा। देखिए ग्राफी विधि 2.1, ठीक है, इसको ग्राफी विधि द्वारा पढ़ना है, ठीक है। इसमें ग्राफ हमारे पास तो नहीं है, मेरे पास बोर्ड है ना, तो बोर्डे पर हम लोग बना लेंगे, उसी से समझ जाएंगे। अरे समझना तो बोर्ड काफ़ी है, अरे किताब में तो दिया हुआ है, बोर्ड पर समझ उतने काफ़ी है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए जानते हैं बहुपद का शून्यक ज्ञात करना ना। देखिए बहुपद का शून्य ज्ञात करने कहने का मतलब उस बहुपद में कितने शून्यक होंगे ना, ये चीज याद करना है ना, ज्ञात करना है हमको। एक चीज याद रखें, मान लेते हैं एक बहुपद दिया हो रहा है, यानी px बराबर x + 7 दिया है, तो कह देगा इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए याद रखिएगा, शून्य ज्ञात करने के लिए जितना चर राशि के घात होगा ना उतने शून्य निकलेगा। देखिए तो इसका चर राशि x है, x का घात कितना है, 1 है, 1 है ना, तो शून्य कितने निकलेगा, एक ही ठो शून्य निकलेगा ना। तो शून्य कितना निकलेगा, शून्य के बराबर 1 कहने का मतलब 1 नहीं होगा, इनमें एक ठो शून्य का निकलेगा ना। जैसे एक ठो शून्य कौन होगा, थोड़ा उसको निकाल करके देखते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, बहुपद का शून्य को निकालने के लिए, ठीक है, बहुपद बराबर 0 करना होगा। जैसे x + 7 बराबर 0 करना होगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 को उधर कीजिए ना, तब -7 हो जाएगा। इस बहुपद का शून्य कितना है, 7 है। देखिए तो एक ही को ना निकला, एक ही निकला। हम क्या बोले, शून्य को एक गो निकलना चाहिए, शून्य के बराबर 1 नहीं, एक गो शून्य निकलना चाहिए। देखिए तो -7 एक ही ना शून्य निकला। अब देखिए, अब किसी बहुपद का शून्य की जो -7 वास्तव में -7 है कि किसी अन्य संख्या, चेक भी तो करना होगा ना कि -7 शून्य है कि नहीं है। हम क्या बोले, किसी बहुपद को शून्य करने के लिए उसको बराबर में शून्य करना होगा। अगर शून्य बराबर अगर आ जाता है किसी बहुपद, अगर एक समान रखने के पर, तो हम समझेंगे कि बहुपद है यानी शून्य है उसका। चलिए ना तब जांचो करते हैं ना। तब देखिए तो p की जगह पर क्या लग रहा है, x जगह पर -7 बराबर -7 + 7 बराबर 0। देखिए तो यहाँ से यहाँ काटिए ना, तब देखिए 0 आया ना, 0 बराबर 0। अतः बहुपद x + 7 का शून्यक -7 होगा। क्या है, क्या किसी बहुपद में देखिए तो मान शून्य कर दे कि नहीं कर दिया। अगर एक चीज याद रखिएगा, -7 की जगह पर कुछ अगर x में रखिएगा ना तो 0 नहीं आएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर x बराबर अगर हम मान लेते हैं 6 रखते हैं, तो देखिए तो x के मान जहां रखेंगे p 6 बराबर 6 + 7 बराबर 13। देखिए तो 13 बराबर 0 को आया का, नहीं आया, नहीं ना आया। तो क्या 6 है, वो इस बहुपद x + 7 का 6 है शून्यक, नहीं है। ये चीज हमको समझना था। अब हमको ग्राफीय विधि समझना है। एक चीज याद रखिएगा, जितना चर का घात होगा उतने शून्य का निकल जाएगा ना। अब 1 नहीं है, 1 शून्य का निकलेगा, ठीक है। अब इसको तो कर लिए, अब एक्सरसाइज में चले गए, क्वेश्चन की ओर का शून्य ग्राफीय विधि में निकालना कैसे, एकदम आसान है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। एक्सरसाइज 2.1 में कहता है कि ग्राफ में, सब आपका किताब में दिया हुआ है ग्राफ में ना। देखिए किताबें वाला हम जस्ट छाप दिए हैं बोर्ड पर ना, हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, ग्राफ बोर्ड पर कहाँ से लावे जाए, तो इसी से समझ लीजिएगा ना, ठीक है। इसको देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा। चलिए अब इसी पर चलेंगे ना। तो कहता है अगर ग्राफ विधि में अगर x को यानी कोई अगर रेखा अगर काटता है यानी प्रतिच्छेद करता है, जितना बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा ना। x को y एक्सिस को नहीं, x एक्सिस को जितना बार काटेगा। देखिए तो कोई रेखा इसको x को काटा है क्या, नहीं काटा है, ये y को काटा है। y को हमको नहीं लेना है, x एक्सिस को यानी px को लेना है ना। देखिए तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 0, क्या कि x को एको बार नहीं काट ले है, इसका शून्य कितना हो जाएगा 0। जितना बार काट देगा उतना शून्य ग्राफ विधि में देखते के साथ बना दीजिएगा। एग्जाम में 1 नंबर पक्का आता है, एक चीज याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ कितना काटा है, दूसरका में 1 बार काटा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार ने x एक्सिस को काटा है।
चलिए अब दूसरका में देखिए ना, तो तीसरका में शून्य कितना हो जाएगा, के बार काटा है 1 2 3, तो शून्य कितना हो जाएगा तीसरका के 3 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा में चलिए ना, चौथा में देखिए के बार काटा है 1 2 बार काटा है, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 2। ठीक है, चलिए पांचवा में देखिए के बार काटा है 1 2 3 4, केवल एक्स एक्सिस को ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस कितना बार काट रहा है, शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर 1 2 3 4 बार काट दिया। चलिए अब इसको देखते हैं कौन था, पांचवा था ना, छाट ठाक के देखिएगा इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर देखिए जितना बार काटे जितना बार टच करे दोनों काउंट कीजिएगा। देखिए तो 1 2 3, एक बार तो पूरा पूरी काट लिया है और 1 और 2 बार टच किया है मात्र, तो सबको शून्य के ले लीजिए, तो शून्य के बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3, शून्य के बराबर 3 जितना बार टच कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में एकदम फिक्स है कि एक न एक नंबर का पक्का ही पूछता ही है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 2.2 के साथ। ठीक है, चलिए जय हिंद।